यहाँ पर सारी गलती एरोप्लेन के पायलट को दी जा रही थी कि जब रनवे सामने है तो प्लेन को पहाड़ी की ओर क्यों ले जाया जा रहा, पर सच कुछ और ही था। क्योंकि अगर एक पायलट को पता है कि रनवे किधर है तो वह प्लेन को रनवे पर ही ले जाएगा, क्यों पहाड़ी की ओर ले जाएगा। लेकिन कैप्टन बिगड़ते माहौल की जानकारी ना ही कंट्रोल टावर को दी, ना ही उनसे जानकारी ली कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या फिर नहीं। जब तक उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ बहुत देरी हो चुकी थी। उस टाइम हो रही थी मूसलाधार बारिश, जिसके बीच 3 अप्रैल सन 1996 को एक मिलिट्री एरोप्लेन IFO-21 फंस गया, जो था US एयर फोर्स जेट। A US Air Force jet on a delicate mission to the north of Dubrovnik flies IFO-21. A 737 is in trouble. The pilots blinded by rain. The crash of IFO-21, April the 3rd, 1996. I can't tell you why they were where they were, nor am I in a position to speculate. Commerce Secretary Ron Brown and 32 others were on a military plane that crashed today in a violent storm. स्टोरी की शुरुआत हुई लगभग 30 साल पहले 3 मार्च सन 1996 को। यह प्लेन मौजूद है इस समय देश क्रोएशिया में। उस टाइम वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मौसम कुछ ठीक नहीं था, जिस कारण आसमान में बादल छाए हुए थे। ये बादल थे मानो सर्दियों की कोहरे के समान। खराब मौसम की वजह से सभी कमर्शियल फ्लाइट को डिले कर दिया गया, जबकि इसके विपरीत यूनाइटेड एयरलाइन फोर्स फ्लाइट IFO-21 जागरेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां मौजूद है ये प्लेन। एरोप्लेन के नाम से ही पता चल चुका है यह एक अमेरिकन प्लेन है, जो 35 लोगों को लेकर जाने वाले थे डुब्रावनिक एयरपोर्ट। इस प्लेन में मौजूद थे US के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स रोन ब्राउन, जबकि इनके साथ थे 5 मिलिट्री कमांडर। इसके अलावा मौजूद थे 29 नॉर्मल पैसेंजर। इन 29 लोगों में जहां पर यह प्लेन मौजूद है क्रोएशिया, वहां के थे सिर्फ 2 नागरिक। पूरे 35 लोगों के साथ प्लेन सुबह सुबह उड़ान भरी। प्लेन में 3 पायलट थे। पहले कैप्टन थे एशली डेविस, उम्र थी 35 वर्ष। ये सन 1989 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहे हैं, जिन्हें अब तक अपने पूरे एयरलाइन कैरियर में 2942 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, जिनमें से 582 घंटे इसी प्लेन का था। दूसरे थे 33 वर्षीय को पायलट तिमोथी शेफर, जो कैप्टन के 1 साल पहले ही सन 1988 से अमेरिकी वायुसेना में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें अब तक 2835 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, जबकि 1676 घंटे इसी फ्लाइट का था। आखिरी थे फ्लाइट इंजीनियर। यह प्लेन स्पेशली डिजाइन किया गया था हाई प्रोफाइल गेस्ट के लिए, जिस कारण प्लेन की ज्यादातर कैबिन फर्स्ट क्लास थे। रोन ब्रायन क्रोएशिया में खासकर इसलिए गए थे क्योंकि उस टाइम यूरोप के कई सारे कंट्री में सिविल वार चल रहा था। इसी सिलसिले में US ने भेजा था उन्हें यहाँ। इनकी पिछली मीटिंग क्रोएशिया के पड़ोसी देश बोस्निया में हुआ था। उसके बाद ये पहुंचे थे क्रोएशिया में ही, जो जाने वाले हैं डुब्रोवनिक। लेकिन जब क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता चली वे खराब मौसम में जा रहे हैं डुब्रोवनिक, उनके लिए अलर्ट जारी किया गया कि मौसम के रुकने तक प्लेन को टेक ऑफ न किया जाए। लेकिन जब ये बात कैप्टन को पता चली तो कैप्टन का कहना था मौसम इतना भी खराब नहीं है कि हम फ्लाई नहीं कर सकते। उनका कहना था प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए। उनका जल्दी करने का एक दूसरा भी रीजन था, क्योंकि ब्राउन जल्द ही दूसरे यूरोपीय देश जाने वाले थे। इसलिए प्लेन फाइनली 12 बजे के पहले ही उड़ान भर ली। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद कैप्टन ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया। जब वहां के मौसम की जानकारी ली तो पता चला वहां मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, हो रही है बारिश। पर उन्हें उम्मीद है जब तक प्लेन वहां पहुंचेगी तब तक मौसम क्लियर हो जाएगा। पर खराब मौसम होने की वजह से आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था, मानो जैसे ये सर्दियों का कोहरा हो। इस प्लेन को फ्लाई कराने से पहले, जैसा कि कैप्टन सन 1989 से अमेरिकी वायुसेना में कार्य कर रहे हैं, इसी वजह से वे इतने कॉन्फिडेंस में थे हम बिल्कुल इजीली फ्लाई कर लेंगे। पर यहाँ कैप्टन भूल गए यह एरोप्लेन है, ना कोई फाइटर जेट, क्योंकि फाइटर जेट खराब मौसम में एरोप्लेन की अपेक्षा अच्छे से फ्लाई कर सकता था। पर यहाँ प्लेन के साथ सिचुएशन होती है थोड़ी सी अलग। पर इस खराब मौसम के बारे में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना बताया गया कि मौसम ठीक नहीं है, हो रही है बारिश। समय समय पर यूनाइटेड स्टेट के वेदर सर्विस से मौसम की जानकारी ली जाती थी। बीच रास्ते में जब दोबारा से जानकारी ली गई तो पता चला मौसम धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें उम्मीद है प्लेन के रनवे तक पहुंचते पहुंचते मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मौसम के बदलाव को देख कैप्टन तथा को पायलट बिल्कुल आश्वस्त हैं। फिलहाल प्लेन जैसे जैसे रनवे के करीब जा रहा था, पायलट को कई सारी वार्निंग सुनने को मिली। आगे जब भी कंट्रोल टावर से बातें की जाती थी तो उधर से जवाब मिलता था एक ही, प्लेन बढ़ रहा है बिल्कुल सही रूट की ओर, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। पर वे इस बात से अनजान थे आगे की सिचुएशन उनके सोच से बिल्कुल अलग हो रही है, जिससे हैं सभी लोग अनजान।
यदि मैप की हेल्प से प्लेन के रूट को देखा जाए तो पता चलेगा प्लेन सीधा रनवे की तरफ जाने की बजाय पहले पश्चिम की ओर जाएगी, फिर वहां से टर्न लेकर आएगी दक्षिण की ओर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में थी ऊंची ऊंची पहाड़ी जहां से प्लेन को ले जाना सेफ नहीं होगा। यही छोटी सी बात उनके लिए सबक बनेगा, जिससे थे सभी लोग अनजान। साथ ही साथ यहाँ के पायलट के रूल्स तथा यूएस के रूल्स में काफी चेंजेस थे, जिसके बारे में पता नहीं था कैप्टन को भी, जो जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। 40% की यात्रा कंप्लीट करने के बाद मौसम का असर प्लेन पर पड़ने लगा। हल्का हल्का टर्बुलेंस हो रहा था प्लेन में, क्योंकि अभी भी मौसम पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। प्लेन जब ऊंची ऊंची पहाड़ी वाले इलाके में पहुंचा तो वापस से कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया गया। मौसम की जानकारी ली गई तो पता चला मौसम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्हें प्लेन की ऊंचाई भी पता चली, जो थी 10,000 फीट। यदि इस एयरपोर्ट को देखा जाए तो मालूम पड़ेगा इस एयरपोर्ट के पूर्व साइड में मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ऊंची ऊंची पहाड़ी, जहां पर लैंड करने वाले सभी प्लेन को ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे भी यदि ये कोई कमर्शियल फ्लाइट होती तो इसे इस खराब मौसम में फ्लाई करने की परमिशन दी ही नहीं जाती, पर यहाँ कैप्टन के कॉन्फिडेंस ने इस तरह का कदम उठाया। अब तक डुब्रोनिक के रहने वाले लोगों को ये बात पता चल चुकी थी। आज 3 मार्च को सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स आने वाले हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। खराब मौसम तथा बारिश की परवाह किए बगैर 24/7 निगरानी पर थे। फाइनली प्लेन पहाड़ी को राउंड में क्रॉस करके बढ़ रहा था एयरपोर्ट की ओर। इस टाइम प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी थी 25 किलोमीटर। आगे से कैप्टन एयरपोर्ट के रूल्स को फॉलो करने वाले थे। कंट्रोल टावर की ओर से जो भी आदेश दिया जाएगा फॉलो किया जाएगा उसी को। जब उन्हें ग्राउंड से पहला सिग्नल मिला तो वे उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। इस पहले सिग्नल को हमें याद रखना जरूरी है। वो क्यों, पता चलेगा जल्द ही, क्योंकि आगे प्लेन के साथ जो कुछ भी होने वाला है ये होगा इस फर्स्ट सिग्नल के मिलने के बाद ही। पहले सिग्नल के बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया जितना हो सके देरी से रनवे की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि अभी भी मौसम पूरी तरह से क्लियर नहीं था। वैसे भी ऑलरेडी ये 15 मिनट लेट थे, लेकिन जब और देरी से लैंड करने को कहा गया तो इस बढ़ते देरी से ब्राउन ग्राउंड काफी परेशान हुए। ये परेशानी जायज भी थी, क्योंकि इस तरह की डीले पहले कभी नहीं हुई थी उनके साथ। यह था पहली बार। जब दोबारा कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया गया तो इस बार इन्हें ऊंचाई कम करने को कही गई। दूसरी बार इन्हें पता चला प्लेन इस समय मौजूद है 5000 फीट की अल्टीट्यूड पर। अब तक तो प्लेन बिल्कुल सेफ जोन में था। आगे चलकर प्लेन के साथ कुछ बुरा होगा इसकी संभावना बिल्कुल 0 थी। कंट्रोल टावर की ओर से दोबारा इन्फॉर्म करने के बाद उन्हें प्लेन की ओर से पहली बार रेडियो सिग्नल पर पहला बीकन मिला, जो ये बताने की कोशिश कर रहा था प्लेन रनवे के बिल्कुल सीध में नहीं है। प्लेन को लाया जाए रनवे के सामने, क्योंकि प्लेन एक भी डिग्री राइट या फिर लेफ्ट साइड में हुआ तो प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले अलार्म के बाद कैप्टन प्लेन को 5 डिग्री लेफ्ट की ओर किया गया। तीसरी बार भी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करके सारी जानकारी ली गई, पर इस बार एयरपोर्ट की ओर से किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। कैप्टन से बस इतना पूछा गया कि सब कुछ नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहीं पर कैप्टन से गलती हुई, पर इसे गलती भी कहना गलत होगा, क्योंकि कैप्टन को पता ही नहीं था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में कहा सब कुछ बिल्कुल ओके है, हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं रनवे की ओर। अब तक प्लेन पहुंच चुका था बादलों के बीच। बिजली के कड़कने की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही थी लोगों को। अगले कई मिनटों तक कंट्रोल टावर की ओर से प्लेन की कोई भी जानकारी नहीं ली गई, न ही कैप्टन को आगे के बारे में कुछ भी बताया गया। लेकिन जब ज्यादा समय हो गया तो एयरपोर्ट से वापस से प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, पर दोबारा से प्लेन एयरपोर्ट के कांटेक्ट में आया ही नहीं। न ही कैप्टन एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। पर ऐसा हुआ क्या, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं, जहां पर कैप्टन ने 5 डिग्री लेफ्ट की साइड टर्न किया था प्लेन को। उस टाइम उस एरिया में यूएस का रेडार एरोप्लेन भी मौजूद था, जिसने डिटेक्ट किया प्लेन के 5 डिग्री टर्न लेने के बाद आगे की जर्नी कंप्लीट करके रनवे तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ऐसे में वह लगातार बाएं साइड जाता रहेगा। आखिर में रनवे पर पहुंचने की बजाय पहुंचेगा उसके साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच। पर यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि आगे चलकर ऐसा कुछ हो सकता था तो कैप्टन ने इतनी बड़ी गलती क्यों की। दरअसल उस टाइम प्लेन एनडीबी अप्रोच पर था, मींस नॉन डायरेक्शनल बीकन, जो प्लेन के इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स में से एक है। उस टाइम प्लेन एनडीबी अप्रोच पर ही था, जो एयरपोर्ट के रनवे के लिए नॉन प्रेशराइज्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रोच है। यदि हम इसे आसान भाषा में समझें तो नॉन प्रेशराइज्ड अप्रोचेस वे हैं जिसमें इनकॉर्पोरेटेड वर्टिकल गाइडेंस नहीं होता। मतलब एनडीबी अप्रोच से इतना तो पता चलेगा कि प्लेन को रनवे से टच डाउन कराने के लिए प्लेन की ऊंचाई
कितने समय में तथा कितनी कम करनी है, पर वह ये नहीं बता सकता प्लेन बिल्कुल रनवे के सीध में है या फिर नहीं। इसी कारण कैप्टन को पता ही नहीं चला कि वे रास्ते से भटक रहे हैं। वे सिर्फ इतना पता कर पा रहे थे कि प्लेन को रनवे से टचडाउन कराने के लिए उन्हें ऊंचाई कितनी कम करनी होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कैप्टन को एनडीबी अप्रोच की 2 एनडीबी ऑपरेटर की जरूरत थी, जिसमें पहला ये पता चल सके कि प्लेन बिल्कुल रनवे के सीध में है या फिर नहीं। दूसरा ये पता करेगा कि रनवे तक पहुंचने से पहले प्लेन की ऊंचाई कितनी कम करनी होगी। पर कैप्टन ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? जांच में रीजन सामने रखा गया। शायद कैप्टन ने उस समय जल्दबाजी की थी। उन्हें आखिरी अप्रोच को फिक्स करने से पहले उसकी गति 150 किलोमीटर पर आवर के ऊपर पार कर दी थी। पर इससे पहले उन्हें कंट्रोल टावर से पूछना चाहिए था, क्या हम नॉन प्रेशराइज्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रोच पर जा सकते हैं? पर वे ये पूछे बगैर सेकंड एनडीबी अप्रोच को फॉलो किया, जिस कारण वे लगातार रनवे के दाएं साइड जाते गए। इसी कारण प्लेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे वह रनवे से दूर होता गया। प्लेन को जब रनवे पर उतरने की जरूरत थी तो उस टाइम वह मौजूद था रनवे के पूर्व साइड में, लगभग 2.6 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर। इन सिचुएशन के दौरान कैप्टन को जरा भी आभास नहीं हुआ कि वे कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। वे इतने कॉन्फिडेंस में थे मानो जैसे उनके हिसाब से सब कुछ सही है। और उनका आगे भी रनवे से दूर जाने में मदद कर रहा था सिर्फ एक चीज, वह था घना बादल। इसी वजह से जब प्लेन की ऊंचाई कम हुई तो भी नीचे का कुछ नहीं दिखाई पड़ा, वरना वे रनवे से ज्यादा दूर होने से पहले कंट्रोल टावर से मदद मिल जाती। उस टाइम कंट्रोल टावर की ओर से नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या प्लेन सही सलामत रनवे पर उतर पाया या फिर नहीं? पर यह जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लेन को रनवे पर पहुँचने से पहले कैप्टन को 2 नेविगेशन बीकन को फॉलो करना था, जिनमें से पहला बीकन था रनवे के जस्ट पहले, जबकि दूसरा था वहां से करीब 20 किलोमीटर पर। यदि आप चीजों को ध्यान से सुनते आए होंगे तो हमने कुछ समय पहले बात की जब कैप्टन को पहले नेविगेशन के लिए पहले बीकन का अलार्म बजा था, जिसके बाद उन्होंने लिया था 5 डिग्री टर्न। और इसके बाद उन्हें क्या डिसीजन लिया जाए इसके बारे में कंट्रोल टावर से पूछना चाहिए था। अगर वे ऐसा किए होते तो शायद से वे दूसरे बीकन को भी यूज करते जो अब तक रनवे से दूर जा रहे थे। शायद से ऐसा नहीं होता, पर उनकी गलती की वजह से सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गयी। पहले वीकेंड के बाद कैप्टन ने सारी चीजें अपने अनुसार किया। इस तरह वे लगातार रनवे से दूर जाते गए, तब तक जाते गए जब तक सामने पहाड़ी नहीं दिख गई। जांच के बाद ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंड यानी ODF के मिलने के बाद कुछ बातें और भी सामने आई, जो ये गुत्थी सुलझाने में मदद की कि आखिर प्लेन पहाड़ी की ओर गई क्यों। जब उन्हें मिले दोनों ODF बिल्कुल सही सलामत। उन्होंने नेविगेशन के लिए पहले वीकेंड का यूज तो किया था, मगर दूसरे का किया ही नहीं, आगे जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। प्लेन लगातार पहाड़ी की तरफ बढ़ता गया। घने कोहरे होने के कारण पहाड़ी तब तक नहीं दिखी जब तक ये करीब नहीं पहुंच गए, मगर जब इन्हें सामने पहाड़ी दिखी तब इनके पास इतना वक्त नहीं था कि ये प्लेन को पहाड़ी के पार ले जा पाए या फिर उसे टर्न कर लें। आखिर में जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, प्लेन पहाड़ी से जा टकराया। जैसा कि मैंने बताया, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां से एयरपोर्ट की दूरी थी मात्र 2.5 किलोमीटर। इसी कारण कंट्रोलर भी रेडार पर नहीं जान पाया कि प्लेन रनवे से दूर जा रही है। पहाड़ी से टकराने के बाद जब प्लेन अचानक से रेडार से गायब हुआ तो कंट्रोलर वापस से प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। प्लेन की जब पहाड़ी से टक्कर हुई थी तो बज रहे थे 2:57। प्लेन से कई बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, मगर कंट्रोलर को प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। हुआ क्या, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले कई मिनट तक प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, मगर प्लेन का कुछ पता नहीं चला। प्लेन कहाँ चली गई, किसी के पास भी जवाब नहीं था इसका। देरी न करते हुए प्लेन का पता लगाने के लिए एयरफोर्स की एक टीम भेजी गई। 3 हेलीकॉप्टर अलग अलग दिशा में प्लेन की जांच शुरू की। खराब मौसम होने के बावजूद बचाव कर्मी ये रिस्क ले रहे थे। अगले कई घंटों तक जांच चली, पर फिर भी प्लेन का कुछ पता नहीं चला। आगे एयरपोर्ट की वजह से अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजा गया, पर फिर भी प्लेन एयरपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं आया। प्लेन को ढूंढने में रिसर्चर के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि प्लेन गया कहाँ। यदि क्रैश हुआ है तो क्रैश पॉइंट है कहाँ, ये भी नहीं पता। सबसे ज्यादा लोगों को इस बात का डर था कि यदि प्लेन क्रैश हुआ है, हमें वहाँ पहुँचने में देरी हुई तो जो लोग जीवित होंगे सही समय पर न पहुँचने से हम उन्हें भी नहीं बचा पाएंगे। अगले 2 घंटे बाद शाम के 5 बजे जब ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी, जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ के गांव के लोगों ने कहा एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक जोरदार धमाका हुआ था। उन्हीं में से कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हमने खुद प्लेन को पहाड़ी पर क्रैश होते हुए देखा है। देरी न करते हुए रेस्क्यू टीम क्रैश पॉइंट पर जाने के लिए निकल पड़ी। अब तो दिन भी खत्म हो चुका था। अंधेरा होने के बावजूद जांच जारी है। क्रैश के लगभग 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम का एक ग्रुप प्लेन क्रैश पॉइंट पर पहुंचा। सामने उन्होंने जो मंजर देखा किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी।
चारों तरफ बिखरा पड़ा था प्लेन का मलबा तथा पैसेंजर की डेड बॉडी। प्लेन के सामने वाले हिस्से का तो कुछ पता नहीं, और पीछे टेल वाला हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा था लोगों को, क्योंकि जब प्लेन पहाड़ी से टकराई तो प्लेन पर ज्यादातर इम्पैक्ट उसके सामने वाले हिस्से पर ही आया। देरी न करते हुए जीवित लोगों की जांच शुरू की गई, मगर 35 लोगों में उन्हें ऐसा एक भी शख्स नहीं मिला जो जीवित हो। इसी खोज के दौरान उन्हें एक लेडी मिली जिसका नाम था सेली किली, जिसकी सांसें चल रही थी अब भी। दरअसल वह थी एयरफोर्स टेक्निकल सर्जन सेली किली, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उस टाइम वो मौजूद थी प्लेन के पिछले हिस्से में, जिस कारण इतने बड़े हादसे के बाद भी वह जीवित थी। पर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। मिस 35 लोगों में से एक लोग भी जीवित नहीं बच पाए थे इस हादसे में। इस 35 में से 33 लोग अमेरिकी थे, जबकि 2 थे क्रोएशियाई। जिस आखिरी लेडी की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो चुकी थी, जांच में पता चला शायद से वह जीवित बच सकती थी, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम क्रैश पॉइंट पर पहुंची थी वे आए थे हादसे के लगभग 6 घंटे बाद। अगर वे और भी जल्दी वहां पहुंच जाते तो शायद से उस लड़की की जान बच जाती। वे देरी से इसलिए पहुंचे, इसका भी एक रीजन था, क्योंकि वे लोग वहाँ हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि गए थे पैदल, जिसका रीजन था खराब मौसम, क्योंकि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सकती थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देरी हुई। आगे एनटीएसबी के जांच के बाद हादसे के एक बहुत बड़े रीजन का खुलासा हुआ। वह था नेविगेशन चार्ट, जिसका कैप्टन इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वे जिस चार्ट का यूज कर रहे थे वह यूएस के एनवायरनमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया था, जो क्रोएशिया में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। साथ ही साथ इस प्लेन में ना ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर था, ना ही था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसी कारण उस टाइम प्लेन में क्या बातें हुई, क्या हादसे से पहले कैप्टन को इसकी जानकारी थी, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को। पर इस हादसे के 2 साल पहले सन 1994 में 3 खूंखार कैदी यूएस के सबसे सुरक्षित जेल से भागने की साजिश किए। उन्हें प्लानिंग करते करते करीब 3 साल गुजर गए, पर जब वे अपने प्लान को एग्जीक्यूट किए तो जेल कर्मचारियों की होश ही उड़ गए, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।